देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। नए आपराधिक कानून को लेकर राज्य की तैयारियों पर की समीक्षा। भवाली कांठा ट्रैक पर फंसे थे 4 ट्रैकर। एसडीआरएफ ने 4 ट्रैकरों का किया रेस्क्यू। रात के अंधेरे में घने जंगल में बारिश के बीच फंस गए थे ट्रैकर। उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में तैनात रहेंगे हेलीकॉप्टर। मानसून सीजन के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए की जा रही व्यवस्था। अंतिम चरण में टेंडर प्रक्रिया। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी। यूपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा है। 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची मांग। देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर चला अभियान। और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश। भूस्खलन की भी है आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल की बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ओम बिरला के अनुभव का लाभ सदन व सांसदों को मिलेगा एवं उनके कुशल नेतृत्व में सदन की कार्रवाई व्यवस्थित व सुगम रूप से संचालित होगी और हमारे देश का महान लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के बाद सभी सांसदों ने संसद भवन में शपथ ले ली है, तो वहीं संसद में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस आदमी से बीजेपी और आरएसएस इतना घबराती है, उसका नेता प्रतिपक्ष बनना ये संकेत है कि आने वाले समय में लोकतंत्र में अच्छी लड़ाइयां होंगी और लोकतंत्र जीवित रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें राज्य की समस्त जनता की ओर से पुनः रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से पर्यटन नगरी नैनीताल में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए नैनीताल स्थित रक्षा संपदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। नैनीताल में एक सीमा तक पार्किंग व्यवस्था की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस स्थल को यदि बहुमंजिला पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए तो इसमें लगभग 1500-2000 तक वाहन पार्क हो पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यथासंभव सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून जिला प्रशासन द्वारा हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने हेतु कॉल्स प्राप्त की गई हैं, जिनमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। हरित देहरादून का पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर, सेलाकुई सहित विष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने के बाद वहां के निवासियों को पेड़ का संरक्षण करने हेतु शपथ भी दिलाई जा रही है। हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए
रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है मैम? जी, हमारा जो DICCC का टोल फ्री नंबर है वही है। मैम आज प्रदेश अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल गई है, क्योंकि बिजली विभाग ने शहर के कई स्थान पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जिससे अब नैनीताल जिले में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती से निजात मिल गई है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाए जाने से अब सामान्य रूप से बिजली सप्लाई चल रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों नॉर्दर्न ग्रिड के ओवरलोड होने के कारण कई बार लो वोल्टेज की समस्या आ रही थी, लेकिन अब विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाकर उसे ठीक कर लिया गया है। बिजली की जो विगत दिवस मई जून के महीने में समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो 132 kV काठगोदाम उप संस्थान है उसमें पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 से 12.5 MVA की गई है। TP नगर में भी 10 से 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हांसमेंट किया गया है। कमलवा गंजा में एक 12.5 MVA का नया हमने ट्रांसफार्मर लगाया। इसके अलावा सुभाष नगर में भी हमने 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया। इस प्रकार से हमारे जो UPCL के लाइन्स और ट्रांसफार्मर में जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग थी वहाँ हमने विगत एक माह में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली है। और अब वर्तमान में UPCL की प्रणाली अतिभारित होने के कारण किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं है। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां आम आप नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं और 2 साल से वही कहानियां, वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों का कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। 2 साल लग गई, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं। 464 गवाह आपने बना दिए। पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं। कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो। ये आपकी जांच है और ये सब कुछ सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, ये आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई न सबूत थे, न बयान थे, न गवाह थे। वो गवाह फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। ये सब बातें सामने आई, कई बार मैं उसको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दिया और उस जमानत में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इसके
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में सड़क दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। वहीं कालाढूंगी के हनुमान मंदिर के पास 2 बरसाती नालों में डिवाइडर न बने होने के कारण यह क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते कालाढूंगी के स्थानीय युवाओं ने इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र में डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर कालाढूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय युवक मयंक गुप्ता का कहना है कि रात्रि के समय अंधेरा होने के कारण कुछ दुर्घटनाएं यहां हुई हैं और भविष्य में भी दुर्घटना होने का डर है। इसलिए एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली को हमारे द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्र में डिवाइडर बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। मुझे कालाढूंगी के कुछ ग्रामवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें रोहड़िया बाबा हनुमान मंदिर के पास एक डिवाइडर लगाने की उनके द्वारा मांग की गई है, जो कि मेरे द्वारा भी पीडब्ल्यूडी को भेजा जा रहा है और इसको हम समय रहते इसको लगवाएंगे। रोहड़िया बाबा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, उससे पहले एक नाला चपटा और उसके बाद जो नाला चपटा पड़ता है, वहाँ पर डिवाइडर ना होने के कारण बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है और हो भी रही है। तो वहाँ पर डिवाइडर लगाने के संबंध में हमने एसडीएम महोदय को आज ज्ञापन दिया है कि वहाँ अतिशीघ्र से शीघ्र डिवाइडर लगाया जाए, क्योंकि अब जब बरसात का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है तो वो नाला है, उसमें कोई भी व्यक्ति ना बहे। इसी कारण आज हमने यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की क्षेत्र में आजकल गुलदार का आतंक लगातार देखा जा रहा है। चारों ओर गुलदार की सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने वन कर्मियों को 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व मंगलौर के कुरडी गांव में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिस पर जंगली जानवर के हमला करने के निशान देखे गए थे। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वन क्षेत्र अधिकारियों के द्वारा सर्च ऑपरेशन में बताया गया कि गुलदार के होने की निशानदेही उन्हें मिली है, जिसको पकड़ने के जल्द ही प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो गुलदार का जो प्रभावित क्षेत्र है, ये काफ़ी गांवों में सूचनाएं आ रही हैं। ये जो होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए वो थोड़ा गांवों का रुख कर लेती है, क्योंकि वहाँ मतलब खेतों में उसको उस हिसाब का एनवायरनमेंट भी मिल जाता है और वहाँ पानी, छोटा मोटा शिकार और ये सब चीज़ें उसको उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह से ये मतलब नंगलाई मर्ती में भी घटना घटित हुई है और अभी मेरे को इसमें इमली खेड़ा में भी सूचना मिली है और भगवानपुर के कई क्षेत्रों में तो काफ़ी दिन से सूचनाएं मिल रही है, जिसकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें जैसे ही सूचना मिल रही है टीम को मौके पर भेजा जाता है और अगर स्पष्ट हो जाता है कि गुलदारी है तो वहाँ पिंजरा लगाने की कार्रवाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से अनुमति लेने के उपरांत लगाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पर्यावरण प्रेमियों के भारी गतिरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह माल देवता के निकट द्वारा गांव के पास कनारकाटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध पर उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनारकाटन गांव के जगह को चिन्हित किया है। बताया गया है कि वन क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के नजदीक ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्व वेयर बनाया जाएगा। मिल रहा है और ये एहसास हो रहा है कि ये काम जरूर होगा। जो भी कर दी समाप्त कर तो खबर में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नगर पालिका परिषद नैनीताल के अंतर्गत संचालित DNULM योजना के तहत पहल प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक रितिका भट्ट द्वारा महिलाओं को कपड़े में एपड़ बनाने का प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की गई। 6 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए एपड़ बनाने की कला सिखाई जा रही है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे लीड बैंक मैनेजर के आर्य आर्या ने बताया कि महिलाओं को अपनी उत्तराखंड की लोक कला एपड़ को पुनः पुनर्जीवित करने के साथ ही वह महिलाओं को इस कार्य हेतु किसी भी वित्तीय सहायता के लिए मदद प्रदान की जाएगी ताकि वह स्वरोजगार कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। यहाँ से हमें जानकारी मिलेगी एपड़ की पूरी, जिससे जो हमारी ये एपड़ की संस्कृति है विलुप्त होती जा रही है, जिससे कि हम उसे बचा सकें। हमें हर प्रकार के एपड़ बताए जाएंगे यहाँ पर को कि उसमें कितने बिंदु होते हैं, कितनी रेखाएं होती हैं, और हम लोग हर प्रकार की चौकियाँ बनाना सीखेंगे कि हम कौन से फेस्टिवल में कौन सी चौकी यूज़ करते हैं, जैसे लक्ष्मी चौकी, सरस्वती चौकी, गणेश चौकी, जैसे शादियों में दुल्हर की चौकी, जनेऊ में जनेऊ की चौकी, ये सारी चौकियों का यूज़ करेंगे, सीखेंगे कि हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। अभी NULM के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इसमें जितनी भी हमारे जनपद नैनीताल की नगर पालिकाएँ हैं और नगर निगम हैं, उनमें जितने समूह चल रहे हैं NULM के तहत, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे जो मंशा है वो यह है कि जो स्वयं सहायता समूह की सदस्यगण हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। उन्होंने बताया कि देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि 29 जून तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए, आज 26 तारीख आपकी जून की हो गई है और जो बारिश है प्रदेश में मिल रही है हमको ठीक ठाक जो है। पिछले 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहाँ तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनमें रखा गया कि एकाध जगहों में भारी वर्षा मिलेगी, और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से एक और किशोरी लापता हो गई। वह अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपये भी ले गई है। परिजनों ने एक युवक पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले किशोर के परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी बीती 20 जून की दोपहर बिना घर से बताए चली गई है। परिजनों ने तलाश की तो पता चला है कि उसे इंदिरा नगर नूरी मस्जिद के पास रहने वाला समद पुत्र हुसैन ले गया है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। उनकी बेटी घर से 45,000 रुपये व कुछ सामान भी लेकर गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और अफवाह न फैलाए जाने की बात भी कह रही है। पुलिस के मुताबिक किशोरी बालिग और उसकी खोजबीन जारी है। देखिए, एक लड़की मुस्कान नाम है जिसका, ये बालिग है, 19 वर्ष इसकी उम्र है। आधार कार्ड के अनुसार इसकी मिसिंग दर्ज है, और इसको जो लड़का जो ले गया है साथ में, समद नाम है उसका, जो यहाँ इंदिरा नगर में काम करता था, ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो ये उसको भगा के ले गया है, इस पे दर्ज है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की अफवाहें न फैलाई जाएँ, क्योंकि ये दोनों बालिग हैं और ये भगा के ले गया है। पुलिस ने दर्ज कर ली है रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कृपया अफवाह न फैलाएं, चीज़ें पहले कंफर्म कर लें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी और उमस जैसा वातावरण बन रहा है। इस माहौल में मच्छरों के पनपने की दशा भी उपयुक्त होती है और इनसे जनित बीमारियां
बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को लेकर जिले का बड़ा अस्पताल होने के चलते दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने भी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इसको लेकर अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए अस्पताल में 21 बेड का जनरल वार्ड, साथ ही 9 बेड का आईसीयू व 8 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें डेंगू, मलेरिया और मरीजों को उचित उपचार दिया जा सके। मैंने बताया था कि 19 बेड का एक जनरल वार्ड, 9 बेड का आईसीयू और अभी 8 बेड का एक पीडियाट्रिक वार्ड भी इस तरह की मच्छर जनित बीमारियों के लिए एक चिन्हित किया गया है। तो जहाँ पर अगर इस तरह के मरीज हमारे पास जो बुखार या मच्छर की बीमारियों से आते हैं तो उनको हम लोग रखते हैं, तो उसका इलाज किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नई टिहरी में आज जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास भवन सभागार में पहुंचकर जिला योजना की बैठक ली है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछली बार टिहरी जनपद का 88 करोड़ रुपए था, इस बार हमने बजट को बढ़ाकर 95 करोड़ 22 लाख रुपए किया है। और उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अच्छा कार्य किया है उनका परिव्यय बढ़ाया गया है, साथ ही जिन विभागों ने अच्छा कार्य नहीं किया है उनका बजट थोड़ा घटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विभाग अच्छा कार्य करते हैं उनका प्रोत्साहन किया जाता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान रहता है कि छोटे छोटे कार्यों में ध्यान रखें, छोटे छोटे कार्यों के लिए ध्यान रखा जाए, जिससे हमारा विकास भी होता रहे, जो हमने किया है। इस अवसर पर टिहरी जनपद के 5 विधायक एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी एवं जनपद स्तर के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। ये जो हमारा आगामी जिला योजना का जो बजट है, पिछली बार 88 करोड़ रुपये था और इस बार इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी करके 95 करोड़ 22 लाख का है, जो हमारे सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उस प्रेव्यू को पास किया गया। और इसमें ये स्पष्ट है कि जो विभागों ने अच्छा काम किया लास्ट टाइम से उनका प्रेव्यू बढ़ाया गया है। जो विभाग उसमें संतोषजनक या उस प्रकार के कार्य नहीं कर पाए तो उनका प्रेव्यू में थोड़ा कटौती की गई है। इसीलिए क्योंकि जो हमारे अच्छे विभाग काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलता है और शेष हमारी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है कि हम लोग